दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी आमने सामने है, अमेरिका और चीन। दोनों देशों के अपने अपने सुपर पावर हैं। एक दुनिया भर को तेल का धौंस देता है तो दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स की धमकी से डराता है। तो दुनिया में मचे इस कोहराम पर आज देखते हैं, बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चलिए सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप के डर्टी ऑयल गेम की, जिससे उन्होंने भारत को भी डराने की कोशिश की। जरा सोचिए, अगर किसी सुबह आप अखबार खोलें और पढ़ें कि जिस देश पर आप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भरोसा करते हैं, वही देश अचानक आपके खिलाफ 50% टैरिफ का हथियार निकाले। आपके उद्योग, आपकी गाड़ियां, आपके कारखाने सब उस फैसले से सीधे प्रभावित हों। और ये टैरिफ सिर्फ टैक्स वसूली का मामला ना होकर एक चाल हो, एक ऐसा दबाव कि आप उसकी शर्तों के सामने झुक जाएं। क्या आप मानेंगे कि यह सामान्य व्यापारिक नीति है या फिर यह एक बड़ा भू राजनीतिक खेल है जिसमें सबसे बड़ा दांव है तेल? आज यही खेल खेल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ट्रंप ने अपने पुराने अंदाज को और भी आक्रामक बना लिया है। हर देश को धमकी भरे लहजे में टैरिफ की चेतावनी देना, इंपोर्ट पर 50% तक टैक्स थोपना और फिर कहना कि अगर आप रूस से तेल खरीदेंगे तो और जुर्माना लगेगा। यह सब कोई सामान्य आर्थिक कदम नहीं है, यह है तेल का खेल। और इस खेल का मकसद साफ है। अमेरिका अपने तेल को दुनिया में ठूंसना चाहता है ताकि उसकी बादशाहत कायम रह सके। 2023 की कहानी याद कीजिए। उस साल अमेरिका तेल एक्सपोर्ट के मामले में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। 10 लाख बैरल पर डे का एक्सपोर्ट, यह कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच अपना तेल सस्ता किया और एशिया और अफ्रीकी देशों को बेचना शुरू किया। भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों ने तुरंत उस मौके को लपका। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के खरीदार छिनने लगे। ट्रंप और उनके साथियों को यह नागवार गुजरा। उनके लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह उनकी वैश्विक ताकत का सवाल था। ट्रंप का अंदाज हमेशा से धमकाने वाला रहा है। वो कहते हैं, अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो हम अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा देंगे। यह धमकी साफ बताती है कि पूरा मामला केवल व्यापार घाटा या रेवेन्यू का नहीं है। असली मुद्दा यह है कि तेल के बाजार में कौन बाजी मारेगा। अमेरिका दशकों से इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की यात्रा तय कर चुका है और वो चाहता है कि अब हर बड़ा ग्राहक उसके ही तेल पर निर्भर रहे। लेकिन यहां एक दिलचस्प तथ्य है। अमेरिका दुनिया में तेल भंडार के मामले में टॉप 10 में भी मुश्किल से आता है। उसके पास वेनेजुएला, सऊदी अरब या रूस जैसे विशाल भंडार नहीं है, फिर भी वो उत्पादन में नंबर 1 है। यह कैसे मुमकिन हुआ? इसका राज है शेल ऑयल। अमेरिका ने शेल चट्टानों से तेल और गैस निकालने की तकनीक में महारत हासिल की है। 2008 के शेल बूम के बाद से अमेरिका ने अपनी उत्पादन कई गुना बढ़ा ली है और यही कारण है कि भले ही जमीन के नीचे उसका स्टॉक सीमित हो, लेकिन उत्पादन और एक्सपोर्ट में वो सबसे आगे रहा है। 2020 अमेरिका के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। पहली बार वो नेट पेट्रोलियम एक्सपोर्टर बना, यानी जितना इंपोर्ट करता था उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगा। और 2023 तक तो उसका तेल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 1 करोड़ बैरल पर डे के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। नीदरलैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देश उसके बड़े खरीदार बन गए, खासकर तब जब यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। उस वक्त अमेरिका ने तुरंत उस खाली जगह को भर दिया। यह वो पल था जब अमेरिका ने समझा, अगर रूस को कमजोर किया जाए और उसके खरीदारों को हटा दिया जाए तो अमेरिकी तेल का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। लेकिन तभी खेल तेल का बिगड़ गया। भारत और चीन जैसे देशों ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत, जो अपनी 85% से ज्यादा जरूरत का तेल बाहर से खरीदता है, उसने रूस को सबसे बड़ा सप्लायर बनाया। इससे अमेरिका का जो एक्सपोर्ट था वो घटने लगा और ये वो चोट थी जिसने ट्रंप को और आक्रामक बना दिया। अब उनका टारगेट सीधा भारत है। भारत की स्थिति वाकई पेचीदा है। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा की चिंता है, हर दिन 47 से 50 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव है कि रूस से दूरी बनाओ। सवाल यह है कि भारत किसकी सुने, अमेरिका की धमकी या फिर अपनी जेब और राष्ट्रीय हित की? ट्रंप का टैरिफ केवल आर्थिक झटका नहीं है, यह उन करोड़ों भारतीय परिवारों पर सीधा असर है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर निर्भर है।
जरा सोचिए, अगर भारत को मजबूर होकर महंगा अमेरिकी तेल खरीदना पड़ा तो इसका बोझ किस पर गिरेगा? आम आदमी पर। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाना पीना महंगा होगा और महंगाई का झटका हर घर हर जेब तक पहुंचेगा। यही वजह है कि टैरिफ सिर्फ व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल भी है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका पहले भी टैरिफ और प्रतिबंधों को हथियार बना चुका है। 1974 में इंदिरा गांधी के समय और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय दोनों बार परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने कठोर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत झुका नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत बनकर उभरा। यही वजह है कि आज भारत की नीति एकदम साफ है, किसी भी धमकी या दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। भारत के पास विकल्प हैं, इराक, सऊदी अरब, यूएई, रूस, ईरान और यहां तक कि अमेरिका से भी तेल खरीदना। लेकिन किसी एक देश पर पूरी तरह से निर्भर होना जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय रणनीति हमेशा विविधता पर टिकी रही है और यही रणनीति आज काम आ रही है। ट्रंप की आक्रामक नीति का दूसरा पहलू भी है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका ही वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था का कंट्रोलर है, या यूं कहें ऑयल का कंट्रोलर है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सच है? क्या वाकई अमेरिका तेल की कीमतें तय कर सकता है? सच्चाई यह है कि ओपेक प्लस, रूस और एशिया के बड़े खरीदार मिलकर भी खेल बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप का यह दांव उतना आसान नहीं लगता जितना डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं। लेकिन भारत के लिए बेहद अहम समय है। एक तरफ आर्थिक दबाव, दूसरी तरफ राजनीतिक संतुलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा। ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है और अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगाता है तो लगाए, भारत नए विकल्प ढूंढेगा, नए रास्ते खोजेगा। तेल का खेल लेकिन यही खत्म नहीं होता है। आने वाले महीनों में टैरिफ, कूटनीतिक दबाव, बाजार के दांव पेच और तेज होंगे। लेकिन एक बात तय है कि भारत किसी की धौंस में नहीं आने वाला है। इतिहास ने हमें यही सिखाया है, धमकी जितनी बड़ी होगी, भारत उतना ही मजबूत बनकर उभरेगा। अब बात करते हैं चीन की, जिसके पास है सुपर पावर यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल क्या है? क्रिटिकल मिनरल यानी कि महत्वपूर्ण खनिज। आखिर क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स? यानी कि ऐसे खनिज जो किसी देश की तरक्की और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण खनिज कहते हैं। असल में ये खनिज हर जगह नहीं मिलते या फिर कुछ ही देशों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर किसी देश को ये खनिज आसानी से नहीं मिलते तो उसकी इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब ये खनिज किसी भी देश के लिए सोने के भंडार से कम नहीं है। भारत सरकार ने भी इन खनिजों की अहमियत को समझा है, इसलिए सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, टाइटेनियम जैसे पदार्थ शामिल हैं। आजकल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बैटरी, यहां तक कि हथियार बनाने के लिए भी कुछ खास तरह के खनिजों की जरूरत होती है। इन्हें महत्वपूर्ण खनिज कहते हैं, यानी कि क्रिटिकल मिनरल। चीन ने चालाकी से इन खनिजों पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ रही है। लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम, ये खनिज दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव हैं। इनके बिना ना तो स्मार्टफोन होंगे, ना हवाई जहाज होंगे और ना ही वो तकनीक जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकते हैं। ये खनिज आज की टेक्नोलॉजी की जान है। इनके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। लेकिन इन पर चीन की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। इसका मतलब साफ है कि चीन के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, बल्कि हिला भी सकता है। टेक्नोलॉजी की प्रगति को रोक सकता है और अपनी मनमानी चला सकता है। इसका ताजा उदाहरण इसी साल चीन की अमेरिका पर की गई कार्रवाई में नजर आता है, जब चीन ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। हाल ही में चीन ने अमेरिका की 28 कंपनियों को अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। मतलब अब ये कंपनियां चीन से कुछ खास चीजें नहीं खरीद पाएंगी। चीन ने जिन चीजों पर रोक लगाई है उनमें ऐसे खनिज हैं जो आजकल की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चीन ने 2025 में अमेरिका की कंपनियों पर जो पाबंदी लगाई वो कोई नई बात भी नहीं है। चीन पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है। 2010 में चीन ने जापान को कुछ खास खनिज भेजने से मना कर दिया था। अभी हाल ही में चीन ने कुछ और खनिज जैसे कि एंटीमनी, गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। दिसंबर 2023 में चीन ने कुछ खास टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर बैन भी लगा दिया था, जिनसे जमीन से खनिज निकाले जाते हैं। चीन जानबूझकर ऐसे खनिजों पर निशाना साधता है जो अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर वो खनिज जिनसे कंप्यूटर चिप, बैटरी और दूसरी हाईटेक चीजें बनती हैं। हालांकि चीन ऐसे खनिजों पर रोक नहीं लगाता जिनके लिए उसे खुद दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।
वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसकी खुद की कंपनियों, उसके खुद की अर्थव्यवस्था या एक्सपोर्ट को नुकसान हो। आजकल दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी की बहुत बात हो रही है, मतलब ऐसी ऊर्जा जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। भारत भी इसी रास्ते पर चल रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ खास खनिजों की जरूरत है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और निकल। ये खनिज बैटरी, सोलर पैनल और विंड टर्बाइन जैसी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से ईवीज चलती, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चलती हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों का उत्पादन 500% तक बढ़ सकता है, जिससे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। क्योंकि भारत ने 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों GHG का उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जरूरी है कि बैटरी बनाने वाले खास खनिज हमें आसानी से मिलें। अगर भारत में ये खनिज मिलेंगे तो बैटरी गाड़ियां और सस्ती होंगी। जब गाड़ियां सस्ती होंगी तो ज्यादा लोग इन्हें खरीद पाएंगे। वैसे भी आजकल हर चीज में कंप्यूटर जरूरी है, यहां तक कि आपकी गाड़ियों को भी कंप्यूटर ही ऑपरेट करता है। इन सब के लिए सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी होती है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कुछ खास खनिज चाहिए होते हैं, जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम। अगर भारत में ही ये खनिज मिलेंगे तो देश खुद सेमीकंडक्टर बना पाएगा। सेमीकंडक्टर बनाने के कारखाने लगेंगे तो लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और भारत का विकास तेजी से होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में हर साल 49% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन भारत अकेले ये सब नहीं कर सकता है। इसलिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक खास समझौता किया है, जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। इस समझौते से भारत को ऑस्ट्रेलिया से जरूरी खनिज आसानी से मिल सकेंगे। इसके अलावा भारत की कई कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और दूसरे देशों से लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिज खरीदने की कोशिश कर रही है। अभी चीन दुनिया के 90% खनिजों को प्रोसेस करता है, लेकिन भारत के पास भी खनिज का भंडार तो है। तो भारत के सामने मुश्किलें क्या हैं? जरूरी खनिजों के मामले में भारत अभी भी दूसरों के हाथों का खिलौना ही है। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर कोई देश हमें खनिज देना बंद कर दे तो हमारे कई उद्योग बंद हो सकते हैं। चीन जब चाहे दाम बढ़ा सकता है या सप्लाई रोक सकता है, जैसे कि उसने जापान और अमेरिका के साथ किया। अगर ऐसा हुआ तो भारत को नुकसान होगा। भारत अपनी पूरी जरूरत का जर्मनी या चीन से ही मंगवाता है। चीन ने 2023 में इस खनिज के निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगाई थी। भारत में जरूरी खनिज तो हैं, यह बात तो साफ है, लेकिन उन्हें ढूंढने, निकालने और प्रोसेस करने में हमारा देश पीछे है। एक समस्या यह भी है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे पास कितना और कौन सा खनिज मौजूद है। खनिज ढूंढने के हमारे तरीके पुराने हैं। कंपनियां खनिजों में पैसा लगाने से डरती हैं क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे में यह ऐसा है जैसे कि आपके घर में एक तहखाना हो जिसमें सोना चांदी भरा है, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। सरकार ने 2020 से 2023 के बीच कई जगहों पर खनिज निकालने के लिए, माइनिंग करने के लिए नीलामी की, लेकिन आधे से ज्यादा जगहों पर कोई खरीदार ही नहीं मिला, क्योंकि कंपनियों को वहां खनिज मिलने का भरोसा ही नहीं था। तो दूसरी तरफ चीन अभी भी अपना दबदबा बढ़ा रहा है, जिससे तनाव पनप रहा है। चीन दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन और प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है, जो 90% से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि दूसरे देशों को अपनी जरूरत के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता चीन को बाजार में मनमानी करने की ताकत देता है, जैसे दाम बढ़ाना या सप्लाई रोकना। चीन अपनी इस पकड़ का इस्तेमाल रणनीतिक हथियार के रूप में भी करता है। वो दूसरे देशों को नीचा दिखाने या उन पर दबाव बनाने के लिए खनिजों की सप्लाई रोकता है। जैसे 2010 में चीन ने जापान के साथ विवाद के दौरान क्रिटिकल मिनरल का निर्यात रोक दिया था। चीन के दबदबे से दुनिया भर में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। चीन के खनिजों के व्यापार से भारी मुनाफा होता है, जबकि दूसरे देशों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, कंपटीशन तेज हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कंपटीशन भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकती है। यानी एक तरफ अमेरिका है जो ऑयल पर अपना वर्चस्व रखना चाहता है, दूसरी तरफ चीन है जो क्रिटिकल मिनरल्स पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है, और क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन हावी भी है। इसलिए चीन और अमेरिका में टकराव बढ़ता जा रहा है। एक मौजूदा दौर में एनर्जी के सोर्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अमेरिका ऑयल को कंट्रोल कर रहा है। एक भविष्य की जरूरतों को कंट्रोल करना चाहता है,
शायद ये एक और वजह है जिसकी वजह से चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। अब वर्चस्व की इस लड़ाई में कौन जीतेगा, जिसके पास भविष्य की ताकत होगी। इसलिए दुनिया के कई और देश इंक्लूडिंग इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल के पावर का विकेंद्रीकरण किया जा सके। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। बात साफ है, फिर मिलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ और उसकी बारीकी के साथ।